हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी दिमाग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ाने वाले हैं इंसुलेशन को सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ा चुके हैं और आज सेकंड पार्ट लेके आए। कल एक्चुअली प्रॉब्लम होने के कारण मैंने पुराना वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, वो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इंसुलेशन, और इंसुलेशन में पढ़ाने वाले हैं कि अर्थ का जो ऊष्मा बजट होता है, यानी कि जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट होता है, हीट बजट होता है, वो पढ़ाने वाले हैं हम आपको कि हीट बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ का जो हीट बजट होगा वो आज आपको पढ़ाएंगे। 1 मिनट पहले पीपीटी लगा लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं अर्थ का हीट बजट, यानी कि उसका क्या बजट होता है। जैसे कि हमारा बजट होता है कि कितना हमारी आय है और कितना हमारा व्यय है। ठीक है, कितनी हमारी इनकम है और कितने हमारा एक्सपेंडिचर है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बजट बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से अर्थ का यानी कि पृथ्वी का भी हीट बजट होता है, यानी कि ऊष्मा बजट होता है। कितनी उसको सोलर रेडिएशन मिल रही है, यानी कितना उसको हीट मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, और कितनी ऊष्मा वो रिफ्लेक्ट कर रही है, ये उसका ऊष्मा बजट होता है, जिसे हम बोलते हैं हीट बजट। ठीक है, और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे और विथ डायग्राम के हम आपको समझाएंगे। ठीक है, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का संतुलन। ठीक है, हीट बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। पृथ्वी की ऊष्मा का सर्वाधिक मात्रा, जैसे कि हम पिछले जो लेक्चर हुआ था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका इंसुलेशन का, उसमें बता दिए हम। ठीक है, कि बेसिक से जितनी भी कॉन्सेप्ट वाली जानकारी वो बेसिक बनाने का होता है, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दिया। आज सेकंड पार्ट में हम बजट बताएंगे, किसका, अर्थ का बजट, और किस बारे में, ऊष्मा बजट यानी कि हीट बजट। पृथ्वी की ऊष्मा का सर्वाधिक मात्रा सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य से जो भी हीट होती है वो डायरेक्ट किससे होती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, वो बताया था हमने आपको कैसे मिलता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनको बोलते हैं इंसुलेशन। ठीक है, जो कैसे मिलता है, डायरेक्ट सन से प्राप्त होती है, किसको, पृथ्वी को। ठीक है, सूर्य जो ऊर्जा विकीर्ण होती है, ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा यानी कि जो रेडिएशन आता है, ठीक है, हीट एनर्जी रेडिएशन आती है, उसे लघु सौरिक विकिरण, ये तो आपको पता होगा, पिछले बार में बता दिया, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, इनको शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से, अच्छा पेन ले लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को, एक मिनट, ठीक है, वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की विकिरण ऊर्जा का केवल 14% अंश ही प्राप्त कर पाता है। ठीक है, वायुमंडल क्या करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से सूर्य की विकिरण ऊर्जा का, ठीक है, क्या करता है, जो सोलर रेडिएशन आता है उससे केवल 14% ही प्राप्त कर पाता है। बाकी ये किससे करता है, वायुमंडल की अधिकांश ऊष्मा यानी कि एटमॉस्फेयर की जो अधिकांश एनर्जी होती है वो पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा यानी कि पृथ्वी से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उससे प्राप्त करता है। ठीक है, किससे, जो अर्थ से लॉन्ग वेव के रूप में जाती हैं, लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जैसे बताया मैंने पिछले बार में ये सब बता दिया आपको कि ये क्या होता है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दीर्घ तरंग के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग या धरातलीय या पार्थिव विकिरण, कई बार हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम से छात्र हैं कई बार उन्हें भी बता दें कि कई बार आता है पार्थिव विकिरण क्या होता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण या धरातलीय विकिरण, इनको बोलते हैं, किनको बोलते हैं, जो पृथ्वी से विकिरण होता है, यानी कि जो पृथ्वी से रेडिएशन निकलती है लॉन्ग वेव के रूप में, इनको बोलते हैं धरातलीय या पार्थिव विकिरण या फिर लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, पार्थिव का मतलब क्या होता है, पार्थिव का मतलब होता है मृदा या मिट्टी से। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। ठीक है, एक नोट आपको कर लो आप लोग, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि पृथ्वी प्रत्यक्ष रूप में
पृथ्वी प्रत्यक्ष रूप में तथा वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप में सूर्य से सतत ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी जब डायरेक्ट ऊष्मा ले रहा है, डायरेक्ट हीट ले रहा है, वो किससे? सन से ले रहा है। ठीक है, लेकिन जो एटमॉस्फियर है वो सन से डायरेक्ट हीट से गर्म नहीं होता। ये किससे होता है? ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। ठीक है, ये क्या होता है? जब पृथ्वी के पार्थिव विकिरण द्वारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है उससे गर्म होता है। कौन? वायुमंडल। ठीक है, इनका ऊष्मा भंडार ना तो सामान्य से अधिक हो पाता है और ना तो कम, यानी कि ऊष्मा जो बजट है, हीट बजट है, वो क्या बैलेंस करना होता है, ना तो उससे ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या करती है? अर्थ बाई नेचर होता है। ठीक है, बाई नेचर जितना वो, अगर 100% इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, अगर पृथ्वी को वापस 100% करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर पृथ्वी ने 2% भी एब्जॉर्ब करके रख लिया और पर डे यही होगा, तो फिर एक दिन पृथ्वी क्या हो जाएगी? इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना वो एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन, हीट रेडिएशन जितना एब्जॉर्ब करती है उतना ही रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इसलिए इनका क्या है? बैलेंस रहता है। क्या रहता है? टेम्परेचर बैलेंस रहता है। पृथ्वी तथा वायुमंडल में ऊष्मा भंडार में सदैव संतुलन की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, जैसे कि हमेशा जितना लेते हैं उतना ही वो क्या रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो हमेशा क्या? टेम्परेचर बैलेंस रहता है। ठीक, अर्थात बताएंगे कि जितनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं उतनी ही मात्रा को शून्य में लौटा देते हैं, यानी कि उतनी ही मात्रा को स्पेस में वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि लौटा देते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा का बजट, अभी अब डायग्राम से हम आपको बताएंगे। हीट बजट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अच्छे से समझिएगा। सूर्य से जितनी ऊर्जा, यानी कि जितनी भी ऊर्जा विकीर्ण होती है, यानी कि स्कैटरिंग होती है, ठीक है, जितनी भी ऊर्जा स्कैटरिंग होती है, यानी कि विकीर्ण होती है, उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है। ठीक है, सूर्य से जितनी इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि इंसुलेशन मिलता है, उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है। ठीक है, क्योंकि अभी बताएंगे पूरा डायग्राम के साथ आप लोगों को, क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन तथा अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, इनके कारण कुछ भाग शून्य में लौटा दिया जाता है, शून्य यानी कि स्पेस में, कुछ भाग वायुमंडल में बिखर जाता है, यानी कि कुछ भाग क्या रहता है? एटमॉस्फेयर में बिखर जाता है। किसका? हीट का, यानी कि टेम्परेचर का या फिर ऊर्जा का यानी एनर्जी का। ठीक है, अब देखो हम समझते हैं डायग्राम से। हीट बजट ऑफ द अर्थ है। ठीक है, अब इसको क्या किससे हम एक्सप्लेन करेंगे? विद डायग्राम को आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, फिर उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। ठीक है, सोलर रेडिएशन होते हैं, शॉर्ट वेव में होता है, क्योंकि ये मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी, जो चीज़ जितनी ज़्यादा ही हीट होगी, उससे उतनी जल्दी से क्या निकलेंगे? रेडिएशन निकलेंगे। और रेडिएशन निकलेंगे, और रेडिएशन किस फॉर्म में होंगे? रेडिएशन किस फॉर्म में होंगे? शॉर्ट वेव के रूप में होंगे, यानी कि लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में ये वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, और जो चीज़ यानी कि जो वस्तु जितनी ठंडी होगी, कम गर्म होगी, तो उससे क्या होंगे? रेडिएशन उतनी देर में निकलेंगे और लॉन्ग वेव में निकलेंगे। ठीक है, किसमें? दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में उधर से विकिरण निकलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में हम आपको बता दिए थे। ठीक है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिएगा कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होता है? वहाँ से विकिरण क्यों निकलते? क्योंकि वो वस्तु, ये क्या है, साइंस का नेचर है कि फिर वो दूसरी चीज़ को गर्म करना चाहेगी, क्योंकि वो उससे हीट, वो अपने आप को ठंडा करने के लिए वहाँ से क्या हो जाता है? विकिरण निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी रेडिएशन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं सोलर रेडिएशन। ठीक है, क्या होता है कि सन से हम देखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम यहाँ बना लेते हैं एक। ठीक है, ये मान लीजिए आपको सूर्य है, ठीक है, सन है, ठीक है, यहाँ पे ये सन है। एक मिनट बच्चे, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ठीक है, ये सन है। ठीक है, इससे अगर इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि 100% अगर विकिरण, एक मिनट है यार, कंगन उतार कर रख दें। ठीक है, इधर से क्या हो रहा है? सोलर रेडिएशन जो आ रहा है, जिनको बोलते हैं इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन किसको बोलते हैं? जब वो पृथ्वी पर आते हैं, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि इंसुलेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख दें इंसुलेशन।
ठीक है। इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। जब ये पृथ्वी पर आते हैं तब इनको बोलते हैं इंसुलेशन, ठीक है। बाकी ये क्या होते हैं, सोलर रेडिएशन होते हैं। तब इसे बोलते हैं सूर्य तप। जितनी पृथ्वी की मात्रा, यानी कि जितनी पृथ्वी इसको परसेंटेज में एब्जॉर्ब कर पाती है उसको बोलते हैं इंसुलेशन, ठीक है। बाकी जो विकिरण यानी कि रेडिएशन निकल जाते हैं उनको बोलते हैं सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो शॉर्ट, ये क्या किस में रूप में आते हैं, शॉर्ट वेव के रूप में आते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी पर किस रूप में आते हैं, शॉर्ट वेव के रूप में, ठीक है। ये 100%, ठीक है। टोटल ये कि इसका अगर हम देखें सोलर रेडिएशन 100% आएंगे, ठीक है। क्या है, 100%, यहाँ पे हम अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक है। टोटल रेडिएशन कितने होंगे, 100%, ठीक है। तो ये 100% रेडिएशन आते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि 35%, ठीक है, 35% विदाउट एब्जॉर्प्शन के, ठीक है। 35% सोलर रेडिएशन विदाउट एब्जॉर्प्शन के, यानी कि हाँ, विदाउट एब्जॉर्प्शन के वापस इसको क्या है, स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि वापस शून्य में भेज दिया जाता है, ठीक है। वायुमंडल को तथा पृथ्वी को गर्म करने में 35% ये सोलर रेडिएशन का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है। 35% सोलर रेडिएशन का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है। और एक बात भी आपको बता दें कि एल्बिडो क्या होता है, एक मिनट, ये पेन प्रॉब्लम करता है। %35%, ठीक है। और आपको बता दें कि एल्बिडो क्या होता है, यानी कि जो रेडिएशन आया, यानी कि सोलर रेडिएशन जो आया उसके बाद जो रेडिएशन पृथ्वी ने यानी कि अर्थ ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, उसके बीच उसके यानी कि सोलर रेडिएशन माइनस पृथ्वी ने जो एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब बाय अर्थ, ठीक है, उसके बाद जो रेडिएशन बचा, ठीक है, उसको जो वापस परावर्तित हो गई उसको बोलते हैं एल्बिडो। यानी कि आया 100%, 65% पृथ्वी द्वारा एब्जॉर्ब किया गया और 35% जो विदाउट एब्जॉर्प्शन के वापस लौटा दिया गया शून्य में, यानी कि स्पेस में। ये क्या हो गया, एल्बिडो हो गया पृथ्वी का। ये क्या हो गया, एल्बिडो हो गया, यानी कि परावर्तन, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ये एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं है, ठीक है। 35% वो कैसे होता अभी बताएंगे, ठीक है। 35% में देखेंगे कि 27%, ठीक है, जो 27% होता है वो बादलों से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, बादलों से रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्टेड बाय स्पेस 27% बाय क्लाउड, ठीक है। ये क्या होता है, बादलों से रिफ्लेक्टेड हो जाता है, यानी कि 27%, ये देखो परसेंटेज होती है, यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो गया है। अच्छा, पेन पतला हुआ ले लें, नहीं तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है। ये है 27% दिखा रहे हैं ना यहाँ पे। ये क्या होता है 35% में, यहाँ पे हम लिख दें 35% में 27%, ठीक है। 35% में देखेंगे कि 27% किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्लाउड से, ठीक है। क्लाउड से यानी कि बादलों से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। एक मिनट, ये पेन दिक्कत करता है, इसका फॉर्मेट मानना पड़ेगा। एक्चुअली अभी मुझे मैरिज अटेंड करनी है, इसलिए टाइम नहीं है। उसके बाद मैं 1-2 दिन में इसको कंप्लीट कर लूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। एक मिनट, यही लेना पड़ेगा क्योंकि यही काम चलता है इससे, ठीक है। 27%, ये 27% किससे, बादलों से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, 35% में, ठीक है। और देखेंगे जो 6% रहेगा, ठीक है, 6% इसमें दिखाया गया, ये किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वायुमंडल से प्रकीर्णन द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि स्कैटरिंग हो रही है इसकी, ठीक है। एटमॉस्फेयर से क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है। देखो, स्कैटर्ड टू स्पेस, ठीक है। ये स्पेस में 6%, यानी ये पेन का ये इशू हो रहा है। 1 मिनट, हम पेन को कर लेते हैं एक बार, अभी दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। 100% आ रहा है एल्बिडो, सॉरी रेडिएशन, ठीक है। 100% रेडिएशन आ रहा है, सोलर रेडिएशन, ठीक है। इसमें 35% विदाउट एब्जॉर्प्शन के वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, किस कहाँ पे, स्पेस में, ठीक है। और 35% में से हम देखेंगे 27%, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 27% किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्लाउड से, ठीक है। रिफ्लेक्टेड बाय स्पेस 27% बाय क्लाउड, ठीक है। किससे हो रहे हैं, क्लाउड से, ठीक है। यहाँ पे है, लिखते जा रहे हैं,
ठीक है। 27% किससे हो जाएंगे, 35% में से क्लाउड से हो जा रहे हैं, ठीक है। और 6% किससे स्कैटर्ड हो जा रहे हैं, स्पेस में स्कैटर्ड हो जा रहे हैं 6%, ठीक है। इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसको पृथ्वी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, ठीक है। इस रेडिएशन को पृथ्वी यानी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, डायरेक्ट इसको क्या रिफ्लेक्ट कर दे रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, वायुमंडल से प्रकीर्णन द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये देखिए 6% यहाँ पे दिया है ना 6%, किसमें 35% में, ये हो गया 6%, किससे रिफ्लेक्ट हो गया है, स्पेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है। और अब कितना बचा है, 2%। ये 2% है जो आता तो कहाँ तक है, पृथ्वी के धरातल तक, ठीक है। कहाँ तक आता है, पृथ्वी के धरातल तक आता है, ठीक है, अर्थ तक आता है। लेकिन फिर ये 2% क्या रिफ्लेक्ट हो जाता है, पृथ्वी की सतह से ये परावर्तित हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ये परावर्तित हो जा रहा है, ठीक है। ये 2% यहाँ पे दिखा है, 2% ये भी रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो अब कितना होगा, 27 + 6 + 2, ठीक है, कितना हो गया 35। 27 + 6 + 2 कितना हो गया 35, हाँ ठीक है 35 हो गया ना, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। ये याद रखना किसमें, 100 पर में। अगर 100 में अब रिफ्लेक्ट हो जा रहा है 35%, अच्छे से समझिएगा एक बार, 100 में अगर 35% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब बचा कितना हमारे पास, कितना रेडिएशन बचा अर्थ के पास, 65%, ठीक है। 65% रेडिएशन बचा, सोलर रेडिएशन जो अर्थ के पास बचा हुआ है, ठीक है। कितना बचा है, 65%। 65% में जो रिमेनिंग रेडिएशन बचा हुआ है 65% अर्थ के पास, तो उसमें क्या होता है, वायुमंडल द्वारा जल वाष्प, बादल, धूल कणों, ठीक है, तथा कुछ गैसों द्वारा क्या होता है 14% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। ये देखो 14% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किस में से, 65% में से। यहाँ हम लिखेंगे 65% में से कितना, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे हीट बजट को अच्छे से, ठीक है। 65% है, 65% बचा, ठीक है, क्योंकि 35% तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 100 में से, 100 - 35 = 65%, ठीक है। 65% में से 14% एब्जॉर्ब हो जाता है किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा। एटमॉस्फेयर में क्या क्या, वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जलवाष्प होते हैं, बादल होते हैं, धूल कण होते हैं, ठीक है, कुछ गैसें भी होती हैं, उनके द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है 14%। अब सोचिए 65 में 14% चला गया तो कितना बचेगा, 65 - 14, ठीक है। ये बचा, 1 मिनट, ये पेन गड़बड़ कर लेता है, ठीक है। यहाँ माइनस है, 1 मिनट बच्चे, ठीक है। 65 - 14, तो फिर कितना बचा है, चला गया तो बचा 51%, ठीक है, = 51%। ये 14%, 65 में 14% एब्जॉर्ब कर लिया गया, किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है। एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, 14% एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के द्वारा ये क्या एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब इसमें क्या बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 51%, ठीक है। सूर्य से प्राप्त यानी कि सोलर रेडिएशन से प्राप्त हीट में अब कितना बचा हुआ है, 14% बचा हुआ है, सॉरी 51% बचा हुआ है, ठीक है। 51%, अब देखेंगे जो 51% है ऊष्मा ही पृथ्वी की वास्तविक बजट है, ठीक है। यही ऊष्मा जो 51% हीट है यानी कि जो ऊष्मा है, यही पृथ्वी का वास्तविक बजट है, यानी कि पृथ्वी को इसी बजट में से लेना होता है, ठीक है। बाकी तो रिफ्लेक्ट हो गए और बाकी कुछ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन 51% है वो डायरेक्ट अब पृथ्वी को मिलने वाला है, ठीक है। कौन कितना परसेंट, 51%। 51% क्या होती है, ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है, याद रखिएगा। ये जो है ये 51% ऊर्जा किसको प्राप्त होती है, पृथ्वी को प्राप्त होती है। अब देखेंगे कि 51% में देखेंगे कि 34%, ये यहाँ दिख रहा है 34%, ये क्या होता है, डायरेक्ट सूर्य से प्राप्त होता है, यानी कि डायरेक्ट सन से आ रहा है, ठीक है। 34%, ठीक है, 34% एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, ठीक है। ये क्या है, ये 30% जो भाग है प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट सन से
आ रहा है 34%, ठीक है। उसमें 51% की बात कर रहे हैं, 50% में से कौन सा 34%। अभी सब एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, आप परेशान मत होइएगा अगर आपको ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो एक बार अभी फिर से हम रिवाइज कर देंगे, लेकिन अभी एक बार तो समझ लीजिए ना, उसके बाद फिर हम रिवाइज भी कर देंगे, ठीक है। कितना परसेंट यहाँ पे हुआ? 34%, ठीक है। और 17% क्या हुआ? अब 17% है, ये क्या है? इसको बोलते हैं डिफ्यूज डे लाइट, ठीक है। ये विसरित दीवा प्रकाश हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। 17% है विसरित दीवा प्रकाश, जो हिंदी में बोलते हैं डिफ्यूज डे लाइट, यानी ये होता है इनडायरेक्ट हीट, यानी कि इनडायरेक्ट एनर्जी, यानी कि हीट या ऊष्मा। ये इनडायरेक्ट होता है, यानी कि वो होता सूर्य से है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता। डायरेक्ट कैसे नहीं मिलता? क्योंकि ये क्लाउड से, गैसों से, स्कैटरिंग द्वारा, ठीक है, ये इनडायरेक्ट वे में पृथ्वी पर आता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफ्यूज डे लाइट, यानी कि विसरित दीवा प्रकाश। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई बार बादल होते हैं, यानी क्लाउडी डे होता है, जब देखा होगा आपने कि जब सनराइज होता है, ठीक है, सनराइज होता है और क्लाउडी डे होता है, तो नीचे डायरेक्ट धूप नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि पूरा चमक हो रहा है, ठीक है, चमक रहा है, शाइनिंग होता है, तो वो होता है डिफ्यूज डे लाइट, ठीक है। और मतलब डायरेक्ट धूप नहीं आएगी, सभी में एक फैला हुआ प्रकाश दिखेगा, ठीक है, एक प्रकाश आभा मंडल जैसा दिखेगा, जैसे कि हम बल्ब का दिखता है उस तरह से दिखेगा, इसको बोलते हैं डिफ्यूज डे लाइट, ठीक है। तो 51% में 34% डायरेक्ट सोर्स से प्राप्त होता है और 17% विसरित दीवा प्रकाश यानी डिफ्यूज डे लाइट से प्राप्त होता है, लेकिन 50% पर किसको मिलता है? यही पृथ्वी का वास्तविक ऊष्मा बजट होता है। कौन सा? 51%, याद रखिएगा, ठीक है। अब चल लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन, ठीक है। लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको समझेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? अभी एक बार हम फिर से रिवाइज कर देंगे, यहां तक हम पढ़ लिए थे, ठीक है। पृथ्वी की ऊष्मा का बजट, हीट बजट ऑफ द अर्थ, सूर्य से जितनी ऊर्जा विकीर्ण होती है, यानी कि जितनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है, अभी पढ़ा था। क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण का भाग, कुछ भाग सूर्य में लौटा दिया जाता है, कुछ भाग वायुमंडल में बिखेर दिया जाता है, ये भी पढ़ा ही रहे थे, ठीक है। और ऊष्मा संतुलन में देखेंगे कि हीट बैलेंस, ठीक है, जैसे कि लॉन्ग सोलर रेडिएशन है, उसी के बाद शॉर्ट सोलर रेडिएशन के बाद फिर लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन भी होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी हीट हमने एब्जॉर्ब की है, जो भी अर्थ ने हीट एब्जॉर्ब करी है, तो अब उसको रिफ्लेक्ट करने का भी टाइम आ गया, क्योंकि अगर वो उतनी हीट अपने पास रखेगी तो फिर हीट इतना ज्यादा हो जाएगा कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रहना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऊष्मा संतुलन में क्या है? सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण करना प्रारंभ कर देती है, ताकि धरातल पर ऊष्मा का लगातार संचयन न हो सके, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं कि धरातल पर लगातार ऊष्मा का संचयन न हो सके, इसलिए पृथ्वी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करती है। तो दिन में क्या होता है? जब सूर्य निकला होता है, सूर्य का टेम्परेचर यानी कि सूर्य की रेडिएशन प्राप्त होती है पृथ्वी को, तो सूर्य दिन में तो क्या करती है? ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के द्वारा हीट को एब्जॉर्ब करती है अर्थ, ठीक है। दिन में काम इसका ये रहता है। और रात में ये क्या करती है? लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन के द्वारा ये वापस जितनी हीट एब्जॉर्ब करी है उतनी ये वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास नहीं रखती है, ठीक है। जितना इसका पर डे इसका यही काम रहता है, अगर ये अपने पास हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो फिर क्या है? धीरे धीरे ये फिर से आग का गोला बन जाएगी पृथ्वी जैसे पहले थी, ठीक है। ये बिल्कुल सन जैसा इसका काम हो जाएगा फिर, ठीक है। तो जितना काम है उतना काम होने के बाद वापस जितनी एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, कहाँ पे? स्पेस में, ठीक है। किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा। इसी को बोलते हैं इसका बजट, यानी कि जितना आया और फिर जितना दिया, यानी कि कितना व्यय हुआ, कितना इनकम है और कितनी एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसी को बजट बोलते हैं ना, कि कितनी इनकम और कितना एक्सपेंडिचर है, यानी आय व्यय का लेखा जोखा, ठीक है। बजट तो इसी को बोलते हैं। तो यही इनका बजट है, ऊष्मा को कितना एब्जॉर्ब किया और इसको कितना रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन बोलते हैं जब यानी कि सन द्वारा आती है, जब विकिरण यानी कि सन द्वारा जो रेडिएशन आ रही है तो उनको शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन बोलेंगे। और जब पृथ्वी से यानी परावर्तित करेगी यानी कि रिफ्लेक्ट करेगी कहाँ पे? स्पेस में, तब इसको बोलेंगे लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। और इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण भी बोलते हैं और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, बाकी हमने लिखा हुआ है अपने उसमें, ये लिखते इसलिए कम है क्योंकि पेन दिक्कत कर रहा है।
ठीक है, टेरेस्ट्रियल। ये देखो यहाँ ना कर्व करने में दिक्कत हो जाता है इसका पेन का, पता नहीं क्या है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये रेडिएशन तो लिखा, इसी को बोलते हैं पार्थिव विकिरण। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण, पृथ्वी द्वारा किया हुआ विकिरण यानी कि पार्थिव विकिरण। पार्थिव मीन्स क्या होता है? मिट्टी। कहीं आपने सुना होगा पार्थिव शरीर। ठीक है, पार्थिव शरीर क्या है? मृत शरीर है, जिनकी जब वो मिट्टी बन जाता है तब उसको बोलते हैं पार्थिव। ठीक है, एक मिनट, इसको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा बच्चे एक्चुअली, कि अभी एक हफ्ता लगेगा इसको, मैं तो सीधे बोलूंगी अभी एक हफ्ता लगेगा, क्योंकि कुछ मुझे मेरी सिस्टर की मैरिज है तो अभी अटेंड करनी है तो टाइम लगेगा फिर इसको। ठीक है, पार्थिव विकिरण को पार्थिव विकिरण बोल रहे हैं, देख लो दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पेन से कम लिखूं, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, पार्थिव विकिरण इसको बोलते हैं, पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको पहले। ठीक है, क्योंकि जितनी, ठीक है, धरातल पे क्या बोलते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन के लिए जो हीट एब्जॉर्ब हुई है सोलर रेडिएशन, उसको वापस रिफ्लेक्ट करना जरूरी होता है। क्योंकि यदि अगर प्राप्त मात्रा, ये जो अधिक मात्रा प्राप्त हो रही है उससे अधिक ह्रास होता है, तो देखेंगे धरातल पर शीतलता आने लगेगी, और कम खर्च होती है तो धरातल पर क्या है? अत्यधिक गर्मी होने लगेगी। यानी कि क्या होगा कि धरातल पर अगर ऊष्मा का संतुलन, ठीक है, धरातल पर ऊष्मा संतुलन के लिए जो हीट एब्जॉर्ब हुई उस मात्रा की भी वापसी होना आवश्यक है। क्योंकि यदि प्राप्त मात्रा में अधिक ह्रास होता है तो धरातल क्या हो गया? शीतलता आने लगेगी, कि शीतल होने लग जाएगा, और कम खर्च होती है तो धरातल अत्यधिक गर्मी होने लग जाएगी। ठीक है, तो उसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, वायुमंडल की ऊष्मा बजट यानी कि सौरिक विकिरण का, यानी कि सौरिक रेडिएशन का, यानी कि सोलर रेडिएशन का, ठीक है, देखेंगे वायुमंडल में कितना। एक अच्छे दूसरा पेज ले लेते हैं समझाने के लिए, फिर बाद में हम वापस आएंगे। ठीक है, वायुमंडल की ऊष्मा बजट यानी कि वायुमंडल भी एब्जॉर्ब करता है यहाँ पे, जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल है। ठीक है, ये पृथ्वी का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहाँ अर्थ लिख देते हैं, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इसमें देखेंगे, ठीक है, सोलर रेडिएशन से पृथ्वी को, वायुमंडल को कितना मिलता है? 48%। ठीक है, सोलर रेडिएशन के वायुमंडल को कितना मिलता है? 100% में से 48%, 100% में से, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितना प्राप्त होता है? 100% में 48%। ठीक है, 48% होता है इसमें, किसमें? एटमॉस्फेयर में। इसमें क्या होता है? वायुमंडल पूरा हम टोटल देखेंगे कि 48% इसको एटमॉस्फेयर का बजट होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का, अर्थ का बजट नहीं बता रहे, हम एटमॉस्फेयर का बजट बता रहे हैं। ठीक है, कितना होता है? 48% होता है। इसमें वायुमंडल सौर विकिरण से यानी कि सोलर रेडिएशन से डायरेक्ट कितना प्राप्त करता है? 14%। ठीक है, कितना प्राप्त करता है? 14%। 48% में 14% ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करता है, किससे? सोलर रेडिएशन से। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, किससे? सोलर रेडिएशन से। और 34 अब कितना बचता है? 34%। ठीक है, परसेंट। 34% पृथ्वी से होने वाले यानी कि लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, अब कितना बचा है? 34%। 48% में कितना ये है? 34%। ठीक है, कितना बचा है? 34%। ये किससे से मिलता है? वायुमंडल को ये अर्थ से मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ये अर्थ से जब लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है तब क्या मिलता है इसको? 34% ये प्राप्त होता है, किससे? पृथ्वी से, इसको? एटमॉस्फेयर को। ठीक है, तो कितना हो गया? 34 और 14%, 4 4 8 3 4 48। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 48% हो गया। तो एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर का बजट कितना हो गया? 48 इसको मिल रहा है,
ठीक है, 48% हीट यानी कि सोलर रेडिएशन मिल रहा है, जिसमें डायरेक्ट 14% है, जो सोलर रेडिएशन डायरेक्ट मिलता है उसको 14%, और बाय पृथ्वी के द्वारा यानी कि बाय अर्थ द्वारा से कितना सोलर अर्थ द्वारा अर्थ रेडिएशन उसको कितना मिलता है 34%। तो टोटल कितना हो गया 48%। क्योंकि आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि अगर एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट सोलर रेडिएशन कितना होता है तो 14% होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनडायरेक्ट यानी कि अर्थ रेडिएशन कितना मिलता है एटमॉस्फेयर को तो कितना होगा 34%। और टोटल एटमॉस्फेयर का बजट कितना होता है, हीट बजट 48% होता है। कितना एब्जॉर्ब होता है इसका 48% होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एटमॉस्फेयर का है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का ये बजट है। वायुमंडल की ऊष्मा बजट सौरिक ऊर्जा का 48% होती है। ठीक है, इसमें वायुमंडल सौरिक विकिरण से 14% ऊर्जा प्राप्त प्रत्यक्ष अवशोषण कर लेता है और शेष 34 जो परसेंट रहता है वो पृथ्वी से होने वाले दीर्घ तरंग विकिरण से प्राप्त करता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऊष्मा संतुलन यानी कि हीट बैलेंस, यानी कि पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन यानी कि अर्थ का हीट बैलेंस। ठीक है, अब यानी कि एक तो इनकमिंग रेडिएशन हो गए, अब आउट गोइंग यानी कि सोलर रेडिएशन इनकमिंग हो गए, अब उसको वापस भी तो रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे। वो बजट क्या होगा, यानी कि अभी तो हमने इनकम ली है, अब हम एक्सपेंडिचर भी तो होगा। ठीक है, खर्च होने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि वापस जा रहा है इनकमिंग और आउट गोइंग। ठीक है, तो लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन, ठीक है, लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन में कितना परसेंट पृथ्वी कहाँ से रिफ्लेक्ट करती है वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद क्या करती है पृथ्वी, ऊष्मा का विकिरण करना प्रारंभ कर देती। तो ये काम कब होता है, नाइट में, याद रखने का। अगर कोई पूछे ये काम दिन में नहीं नाइट में होता है, क्योंकि दिन में क्या होता है सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है कि पृथ्वी, ठीक है, और रात में वो रिफ्लेक्ट करती है स्पेस में। ठीक है, रात में धीरे धीरे अब देखेंगे ठंडा क्यों हमें लगने लग जाता है, क्योंकि जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा वापस कहाँ जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है स्पेस में। इसलिए आप देखेंगे मॉर्निंग होते होते काफी ठंडा हो जाता है। ठीक है, और फिर वही प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि साइकिल फिर वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, क्या कर देती है विकिरण प्रारंभ करना कर देती है कहाँ तक, ये नाइट में। ठीक है, नाइट में सोलर जो रेडिएशन मिलते हैं तो पृथ्वी उससे वापस रिफ्लेक्ट करती है ताकि धरातल पर ऊष्मा का लगातार संचयन न हो सके और पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। इसे पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, कहते हैं, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और वायुमंडल का जो निचला भाग है यानी कि वायुमंडल का जो ट्रोपोस्फेयर वगैरह है, क्षोभ मंडल जिसे बोलते हैं, और उसके बाद क्षोभ मंडल के पास क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सारे जो स्फीयर होते हैं। ठीक है, इनका जो हीट है वो क्या किससे होता है, वायुमंडल का जो निचला भाग गर्म होता है किससे होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा होता है। ठीक है, ये पीसीएस में आईएएस में दोनों में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर किसके द्वारा गर्म होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एटमॉस्फेयर किसके द्वारा गर्म होता है, बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या बाय सोलर रेडिएशन, तो आंसर क्या होगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि पार्थिव विकिरण या धरातलीय विकिरण द्वारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ठीक है, अच्छा, अभी हमने बताया था कि टोटल अब जो हीट थी यानी कि जो बजट था, हीट बजट था, उसमें बजट था पृथ्वी का क्या था क्लियर, यानी कि नेट बजट क्या निकला था 51%। ठीक है, 51% निकला था, ये देखो दिखाया था ना कि नेट बजट कितना निकला था 51% निकला था, याद है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौरिक ऊर्जा का 50% भाग किसी न किसी रूप में शून्य यानी कि स्पेस में तथा वायुमंडल में लौटा देना होगा ताकि पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान सामान्य रहे। अब पृथ्वी का काम क्या होगा, जो एब्जॉर्ब किया अब उसे लौटाना है। ठीक है, ठीक है, किसी की चीज वो रखती नहीं है पृथ्वी, चाहे वो हीट हो या कुछ हो, वापस। ठीक है, अभी देख रहे हैं ना आप, ये सब एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसा दोगे वैसा लोगे आप। ठीक है, वो कुछ चीज वापस नहीं रखती, कितनी भी एनर्जी हो कुछ भी वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो हीट वो वापस रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें देखेंगे क्या होगा, समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, 51% है टोटल जो बजट था, 51% एब्जॉर्ब हुआ था। नेट जो बजट था पृथ्वी का 51% था जो अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था। ठीक है, इसमें होता है कि 19% जो होता है 19% ऊष्मा
किसमें, बाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। ठीक है, 19% यहाँ पे देखा होगा, ये 19%। ठीक है, 19% जो ऊष्मा होती है कंडेंसेशन में या इवेपोरेशन में, इनमें खर्च हो जाती है 19%। ठीक है, से 51% में यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो कैलकुलेट करने में। ठीक है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, 19% कितनी हो जाती है ऊष्मा, बाष्पीकरण यानी कि कंसंट्रेशन में, कंडेंसेशन में खत्म हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। और 23% ऊष्मा, ठीक है, 23% हीट, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है 23%, यहाँ पे हम इसको सर्किल कर दे रहे। ठीक है, 23 यानी कि 23% रेडिएशन किसमें हो जाती है, रिफ्लेक्ट, किसमें खर्च हो जाती है, एक मिनट, डायरेक्ट, अच्छा वो हमने बता दिया था इसमें, हाँ हाँ बता दिया था एक्चुअली। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, ये मैं सोच रही थी इसमें डायरेक्ट वाला मैंने बताया नहीं होता, बता दिया था क्योंकि दिमाग से स्किप हो जाता कई बार। ठीक है, तो अब अच्छा चलेंगे, जो 23% है ये भाग धरातल से दीर्घ तरंग के रूप में विकिरण हो जाता है 70%। 23% इसमें क्या होता है, 23% में भी देखेंगे जो 17% है। ठीक है, 23% में देखेंगे 17% है। 17% जो सीधे डायरेक्ट क्या है, स्पेस में चला जाता है। ठीक है, 70% भाग है सीधे शून्य में चला जाता है, यानी कि स्पेस में चला जाता है 23% में से। ठीक है, और 6% यानी कि 17 + 6 23% हो गया ना। और 6% जो होता है वो होता है इफेक्टिव रेडिएशन। ठीक है, 6% जो होता है ये दिखाया गया। ठीक है, 6% जो होता है वो होता है इफेक्टिव रेडिएशन। इफेक्टिव रेडिएशन क्या होता है, जिससे वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, जिससे वायुमंडल गर्म होता है, यानी कि यही वो विकिरण होते हैं, यही वो रेडिएशन होते हैं जिससे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं इफेक्टिव रेडिएशन या प्रभावी विकिरण। यही वो विकिरण है जो वायुमंडल को एक्चुअली में गर्म करते हैं। ठीक है, जो वायुमंडल को यानी कि एटमॉस्फेयर को एक्चुअल में गर्म कर रहे हैं। ठीक है, 23% है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं स्पेस में, जिसमें 6% तो ये इफेक्टिव रेडिएशन है जो वायुमंडल को गर्म कर रहे हैं, और 17% जो रहेगा वो सीधे शून्य में यानी कि सीधे स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम अर्थ कितने परसेंट है, 17%। ठीक है, और 6% क्या है, इफेक्टिव रेडिएशन है। ठीक है, 23% में। ठीक है, 51% में कितना हो गया, 19% एंड 23%। ठीक है, 19% यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 19%, 51% का करना है हमको पूरा बजट। ठीक है, कहीं गड़बड़ाना नहीं चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, तभी सब समझ में आएगा। ठीक है, 23% ये बता ही दिया, जिसमें 23% में डायरेक्ट 17% चला जा रहा है कहाँ पे, स्पेस में। 6% इफेक्टिव रेडिएशन है जो गर्म कर रहा है एक्चुअल में वायुमंडल को। ठीक है, इसमें 23%, एक मिनट, पेन का इशू बहुत दिक्कत कर रहा है हमको। 23% है। ठीक है, और 90% अभी बताया था हमने आपको, कितना था वो, किसमें, कंडेंसेशन यानी कि इवेपोरेशन में और कंडेंसेशन में ये स्पेंड हो जा रहा है, खर्च हो रहा है। ठीक है, कितना, 19%, तो 20% + 19%। और अब कितना बचा, हाँ ठीक है, 9% है जो, ठीक है 9% अब बचा है जो ऊष्मा विक्षोभ में यानी कि टर्बुलेंस में। ठीक है, 9% यहाँ पे दिखा गया है, ये देखो, ये है टर्बुलेंस में एंड कन्वेंशन में यानी कि संवहन में, विक्षोभ में। विक्षोभ मतलब जैसे साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उसमें हीट की जरूरत होती है। ठीक है, हीट की जरूरत होती है तो उसमें ये स्पेंड हो जाता है, उसमें खर्च हो जाता है। जैसे कि हम बजट बनाते हैं तो उसका सब बताते हैं ना कि हमारा एजुकेशन में इतना जा रहा है, इतना हमारा रेंट में जा रहा है, ठीक है, इतना हमारा मिल्क में जा रहा है,
ठीक है, सबका अलग अलग होता है ना बजट में, ऐसे ही पृथ्वी का हीट बजट है। ठीक है, तो हीट बजट इसमें बताइए कंडेंसेशन में इतना खर्च हो गया 19% और 23% यानी कि इसमें 17% तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गया, 6% इफेक्टिव रेडिएशन हो गया। ठीक है, अब 9% टर्बुलेंस में एंड कन्वेक्शन में खर्च हो गया। ठीक है, टर्बुलेंस में विक्षोभ में यानी कि साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उसमें हीट खर्च होती है ना, हीट की जरूरत पड़ती है ना उसमें। और संवहन तो जानते हो ना आप कि जैसे संवहन बोलते हैं इनको कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन यानी कि जो हवाएं चलती हैं, जैसे कि जब हवाएं क्या होती हैं, गर्म होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठेंगी। ठीक है, उठेंगी तब उनका क्या होता है, संघनन होता है, तो क्लाउड्स फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो उसमें क्या हीट की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी ऊष्मा खर्च होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होगी, वो गर्म होगी फिर ठंडी होंगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, ऊष्मा का खर्च होता है। ठीक है, हीट खर्च होती है उसमें, तो कितना परसेंट उसमें चला जाएगा, 9%। कितना चलाएगा, 9% उसमें खर्च हो जाएगा, संवहन में, विक्षोभ में, ठीक है, टर्बुलेंस में और कन्वेक्शन में। ठीक है, तो अब कितना हो गया टोटल, अगर हम ऐड करेंगे, टोटल ऐड करेंगे 23 + 9 + 19 + 9। ठीक है, 23 + 19 + 9 = 51% हो गया ना, = 51%। ठीक है, हो गया ना। अगर हम इसको फुटकर देखेंगे, अगर वैसे ही देख लेंगे तो भी हम ऐड कर लें तो भी उतना ही होता है। ठीक है, तो भी उतना ही होता है। ठीक है, 51% का निकालेंगे, 19% ये, ठीक है, +9, ठीक है, 19% ये कंडेंसेशन में जा रहा है, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन में 9% जा रहा है। और 23% पे अगर हम देख लेंगे 17% किस में जा रहा है, रेडिएट जो पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में। ठीक है, 17%, ओके, 17% रिफ्लेक्ट हो जा रही है, +6% जो इफेक्टिव रेडिएशन है। ठीक है, 6% क्या है हमारे इफेक्टिव रेडिएशन है, तो कितना हो गया, 19 + 17, ओके, 19% 17, ऑल राइट। ठीक है, 6 + 9, ओके, कितना हो गया, 51%, वही हो गया ना, 50%। ठीक है, तो उसने वापस कर दिया ना रिफ्लेक्ट, 51% ही उसने एब्जॉर्ब किया था और 51% ही लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा रिफ्लेक्ट भी कर दिया गया। अपने पास कुछ नहीं रखा है, जो खर्च होना था हो गया और बाकी सारा उतना रिफ्लेक्ट कर दिया। क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब करेगी, अगर 2% की भी हीट एब्जॉर्ब करेगी, रखेगी अपने पास कलेक्ट करके, तो वो धीरे धीरे इतना ज्यादा हो जाएगी कि वो वहां पे लिविंग थिंग्स का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लिविंग थिंग्स का क्या होगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना एब्जॉर्ब करते हैं उतना ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं और पर डे उनको फिर से वही काम रहता है, पूरा साइकिल पर डे वही चलना होता है। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि अपने पास बचा के रखो फिर मिलेगा नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। ठीक है, पर डे उनको मिलना है, पर डे उनको देना है, वापस कर देना है। ठीक है, ये हो गया किसका, हीट बजट हो गया, ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट हो गया। ठीक है, अब एक बार क्या रिवाइज चाहते हैं आप, एक बार रिवीजन कर दें, एक बार दोबारा से रिवीजन कर दें। ठीक है, एक बार दोबारा से करें क्या रिवीजन, 1 मिनट बच्चे देख लेते हैं। 19 + 9, ओके, 19 + 9 17 + 6, हाँ हो तो रहा है, 51% हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर और भी कुछ बताना था, ये तो हो गया हमारा पूरा, एक बार अभी रिवाइज भी करा देंगे। ठीक है, अभी करा देंगे रिवाइज। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, धरातल से 51% जो हीट हमने एब्जॉर्ब की थी पृथ्वी ने, वापस क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, अब ये बता दिया मैंने, पूरा कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, वापस पूरी क्या रिफ्लेक्ट कर दी जा रही है, किसके द्वारा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि पार्थिव विकिरण द्वारा। ठीक है, तो ये फिर क्या है, हीट बैलेंस बना रहता है। ठीक है, हीट बैलेंस क्या है, बना रहता है। अच्छा, वायुमंडल का जो बता रहे थे, ठीक है, वायुमंडल का भी एक बार बता देते हैं आपको। ठीक है, दूसरा पेज ले लेते हैं, 1 मिनट, दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल में हमने आपको बताया था कितना, वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में कुल कितना मिला था, 48%। ठीक है, 48% हमें बजट प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, हीट बजट मिला था। ठीक है, जिसमें 14% क्या था, सोलर रेडिएशन था। ठीक है, इधर लिख दें, इधर लिख दें। ठीक है, इसमें 14% था सोलर रेडिएशन था। ठीक है, सौर्य विकिरण द्वारा। ठीक है, सौर्य विकिरण द्वारा मिला था सोलर रेडिएशन, यहाँ पे लिख दें सोलर। अच्छा, ये पीछे वाला मिटा दें क्या, मिटा दें क्या। ठीक है, ये होगा सोलर रेडिएशन 14%। और इसमें 6% इफेक्टिव रेडिएशन था, 6% इफेक्टिव रेडिएशन था। ये किसकी बात हो रही है, एटमॉस्फेयर की। ठीक है,
ये अर्थ की बात नहीं हो रही है, इफेक्टिव रेडिएशन। एक अच्छे पुराना वाला हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। 48% टोटल इसका था बजट, किसका? एटमॉस्फेयर का। ठीक है, इसमें 14% तो 14% था जो सोलर रेडिएशन था, सौरिक विकिरण था, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। अभी हम बता ही दिए थे आपको, पढ़ा रहे थे। ठीक है, बताया था ना आपने, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कई बार हम उसको मिटाना पड़ता है। ठीक है, 6% कितना होता है? इफेक्टिव रेडिएशन होता है। ठीक है, 6% कितना होता है? अभी जब बताए थे, जिससे एक्चुअल में वायुमंडल गर्म होता है, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रेडिएशन, प्रभावी विकिरण। ठीक है, एक मिनट, इफेक्टिव रेडिएशन। ठीक है, थोड़ा पेन का काम नहीं है इधर, थोड़ा पेन वर्क नहीं कर पा रहा है, तो मैनेज करना लोग, अगर समझ में ना आए। एक बार मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ, मैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये इफेक्टिव रेडिएशन है। ठीक है, इफेक्टिव रेडिएशन को आर ही बना दे रहे थे, नहीं कर देते। ठीक है, और 9% क्या है, किस में जाता है? वायुमंडल में 9% कितना जाता है? ठीक है, 9% में विक्षोभ तथा संवहन से। ठीक है, 9% किससे मिलता है? विक्षोभ तथा संवहन से। ठीक है, ठीक है, 9% किस में खर्च होता है? विक्षोभ तथा संवहन से, विक्षोभ तथा संवहन। अभी जब बताया था टर्बुलेंस एंड कन्वेंशन से। ठीक है, कितने परसेंट? ये तो लिखे हम पहले, 9%। ठीक है, 9% है। ठीक है, 9% कितना है? विक्षोभ तथा संवहन। और 19% है संघनन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। 19% कितना है? संघनन की गुप्त ऊष्मा, इसमें खर्च हो जाती है। ठीक है, संघनन की गुप्त ऊष्मा, ये वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर का बजट है। ऊष्मा एटमॉस्फेयर का बजट है। ठीक है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो वायुमंडल के 48% ऊर्जा शून्य में विकिरण कर देता है। ठीक है, ये भी वापस उतना रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसमें 14% सौरिक विकिरण से मिलता है, 6% इफेक्टिव रेडिएशन होता है, 9% यानी कि टर्बुलेंस एंड कन्वेंशन से होता है, 19% लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से होता है। ठीक है, ये आपको बताना था 48% में। और वायुमंडल 48% ऊर्जा शून्य में विकिरण कर देता, वापस रिफ्लेक्ट कर देता शून्य में, यानी कि स्पेस में। ठीक है, इस तरह वायुमंडल तथा पृथ्वी द्वारा, इस तरह अगर हम देखेंगे, वायुमंडल यानी कि वायुमंडल तथा पृथ्वी द्वारा प्राप्त 65% ऊष्मा का, ठीक है, 65% ऊष्मा का 17% भाग पृथ्वी से और 48% भाग वायुमंडल से शून्य में चला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अभी एक बार बता देंगे आपको। ठीक है, वायुमंडल तथा पृथ्वी द्वारा, ठीक है, अभी हम बताए थे 65% हुआ था ना, नेट तो 51% पृथ्वी को मिला था, लेकिन 65% में से 17% भाग पृथ्वी से डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है, कौन अभी जैसे बताए थे, 17% क्या जाता है? पृथ्वी से डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है, 65 में से 17% जो रहता है वो डायरेक्ट चला जाता है, कहाँ पे? शून्य में, यानी कि स्पेस में। ठीक है, शून्य में डायरेक्ट चला जाता है। और 48% भाग वायुमंडल से। ठीक है, 48% यानी कि वायुमंडल से स्पेस में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या कर लिया जाता है? 48% वायुमंडल से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है। तो कितना हो गया टोटल, अगर हम इसको ऐड करेंगे? 48% प्लस 17% इक्वल टू 65%, जो हुआ था ना 65% मिला था, यानी कि एल्बिडो के बाद यानी कि अर्थ एल्बिडो के बाद 65% बचा था। ठीक है, तो उसमें रिफ्लेक्ट 48% डायरेक्ट चला जाता है, बाय किससे? एटमॉस्फेयर से, और 17% अर्थ से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है 65% का, और 35% तो पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी पृथ्वी पर आता ही नहीं है।
35%, ठीक है। तो कितना हो गया, रेडिएशन कितना आया था, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितना था, 100% था, ठीक है। 100% में 35% था डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गया था, और 65% जो ऑब्जर्व वगैरह हुआ और भी काम होने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हुआ 65%। अब टोटल ऐड करेंगे कितना हो गया, 5, 5, 10 और 6, 3, 9 और 10, 100%, ठीक है। ये टोटल 100% हो गया ना। अब पृथ्वी ने कोई लिया, 100% इनकमिंग हुई थी, 100% आउट गोइंग हो गई, ठीक है। 100% ही आउट गोइंग हो गई, ठीक है। तो बैलेंस हो गया, ना तो लिया, जो काम हुआ था वो काम कंप्लीट हो गया, और पर डे यही साइकिल चलता रहता है। ये होता है हीट बजट, ठीक है। ये है हीट बजट ऑफ द अर्थ, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार धरातल से 51% ऊष्मा वापस विकीर्ण हो जाती है। इस तरह पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन बना रहता है, यानी कि हीट बैलेंस बना रहता है। वायुमंडल 48% ऊर्जा शून्य में विकृत कर देता है, याद रखना। और इस तरह वायुमंडल तथा पृथ्वी द्वारा प्राप्त 65% ऊष्मा का 17% भाग पृथ्वी से, 48% भाग वायुमंडल से शून्य में दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीट बजट, ठीक है, पृथ्वी का हीट बजट, ठीक है। एक बार आप रिवाइज करना चाहेंगे, यस बोले या हाँ बोले, कमेंट करने तो करें हम, ठीक है। ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो अभी हम जस्ट आपको बता रहे थे कि 19% किससे, पृथ्वी का पार्थिव विकिरण यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसे ही बोलते हैं लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। 19% कंडेंसेशन द्वारा, और 9% किससे, टर्बुलेंस और 9 और कन्वेक्शन द्वारा। 23% और 6% जो बताया था कि इफेक्टिव है, और 17% डायरेक्ट चला जाता है, जैसे अभी ऐड कर रहे थे हम 17% को, ये डायरेक्ट जा रहा है ना किससे, पृथ्वी का, ठीक है। वायुमंडल का भी बताया था, वायुमंडल में वो वाला पृथ्वी वाला ऐड नहीं किया जाता कि जब एब्जॉर्ब कर रहा है, ये लॉन्ग वाला ऐड किया जाता है। अभी जो हम 17% फिर 48% ही वायुमंडल का, ठीक है। ये है कौन सा, 65% जो एब्जॉर्ब हुआ था, उसकी फिर बाद में बात हुई थी, ठीक है। तो ये रेडिएशन हुआ 17%, और ये सब होके कितना हो गया था, टोटल 51% हो गया था। आपको पता होगा टोटल कितना हो गया था, 51% हो गया था, ठीक है। तो 17% ये रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। 70% पृथ्वी द्वारा, और ये सब बता दिया, रिफ्लेक्ट हो जाता है। 65% टोटल हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। पूरी बजट एक बार एक रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। फिर एंड करेंगे फिर अपनी क्लास, ठीक है, क्योंकि हमें भी अब मार्केट जाना है, आज बहुत काम है, लेकिन मैंने कहा क्लास लेके ही जाएंगे। ओहो टाइम हो गया काफ़ी, ठीक है, निकलना पड़ेगा जल्दी। अच्छा ठीक है, फिर कंप्लीट करते हैं। अब रिवीजन का अगर कहेंगे तो दोबारा करा देंगे, एक्चुअली मुझे भी शॉपिंग के लिए निकलना, ठीक है। तो फिर आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। हीट बजट अगर अच्छे से दोबारा से अगर समझना चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो हम दोबारा से पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। एक्चुअली आजकल थोड़ी शादी का सीज़न चल रहा है, तो फिर हम बिजी हैं। एक मिनट, ठीक है, इससे बनने वाले क्वेश्चन भी करा देंगे। अब अल्टरनेट क्लास होती है, हम परसों लेके आएंगे अब क्लास, ठीक है, परसों क्लास अपनी होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए घटाइए नहीं प्लीज़, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।